हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो सेंटर पर। मैं हूं आपका साथी मनीष कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं द हिंदू में आए हुए आर्टिकल, जो कि चाइना की नई विदेश नीति से संबंधित है और इसका हिंदी संस्करण है ये। और जो हिंदी माध्यम के परीक्षार्थी हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो अगर आपकी इच्छा होगी तो आप कमेंट करेंगे तो आपके लिए पीडीएफ भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। हालांकि मेरी कोशिश ये रहेगी कि वीडियो के बाद इसका पीडीएफ आपको उपलब्ध कराया जाए, उसका लिंक दे दिया जाएगा। और अगर नहीं हो पाता है तो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और डिमांड करेंगे कमेंट सेक्शन में जाके, तो मैं ये पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो चलिए देखते हैं कि द हिंदू में आज का जो आर्टिकल रहा है महत्वपूर्ण, वो क्या रहा। तो वो था कि विदेशी संबंधों पर चीन का नया कानून क्या है। तो देख लेते हैं उसका पूरा संस्करण। हिंदी में मैंने कर दिया है आप लोगों की सुविधा के लिए, जो हिंदी माध्यम के परीक्षार्थी उनके लिए। तो देख लेते हैं। तो उसमें है अब तक की कहानी। तो अब तक की कहानी ये रही है कि 28 जून को चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रित विधायिका ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के विदेशी संबंधों पर एक नया कानून अपनाया, जो 1 जुलाई को लागू हुआ है। यह कानून विदेश नीति पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नियंत्रण को और सख्त कर देगा, जो 2012 से उनके पदभार संभालने के बाद से लगातार केंद्रीकृत हो गया है। तो ये सही बात है कि जब से शी जिनपिंग जी आए हुए हैं, वहाँ के राष्ट्रपति बने हुए हैं, तब से जो भी नियम, जो भी कानून आ रहे हैं, उनमें उनकी शक्तियों में उत्तरोत्तर वृद्धि ही हो रही है। और वो चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, संबंध हो या कानून हो या नियम हो, उनमें जो है सख्ती आती ही जा रही है। तो उसी के तहत अब जो है ये एक नया कानून आ गया है, जो 1 जुलाई से लागू भी हो चुका है। तो देख लेते हैं कि अब ये नया कानून है क्या। यहाँ पर मैं बता दूं कि वहाँ की सरकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है नेशनल पीपुल कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी। जो उसका निर्णय होता है वही सरकार का निर्णय ही माना जाता है, और जो उसका हेड होता है वही राष्ट्रपति के लिए भी चयनित होता है। तो ये चीज़ आप क्लियर करके चलिएगा। देखते हैं कि अब क्या है नया। तो नया कानून के बारे में देख लेते हैं कि क्या है। तो कानून में विदेशी मामले शामिल हैं और इसे चीन की संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास हितों की रक्षा के लिए तैयार किया गया है। कानून की आवश्यकता को समझाते हुए नेशनल पीपुल कांग्रेस के एक अनाम अधिकारी ने मीडिया को बताया कि विदेशी मामलों से संबंधित कानून प्रणाली में अभी भी कुछ कमियां हैं और राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों की रक्षा करने वाले कानूनों में भी कमियां मौजूद हैं। अधिकारी ने कहा कि विदेशी मामलों में संबंधित कानून प्रणाली के निर्माण में तेजी लाने से चीन की जोखिमों और चुनौतियों से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने में मदद मिलेगी। और ऐसा प्रतीत होता है कि कानून का जो उनका स्टेटमेंट था वो तो हो गया, और इस कानून की अगर समीक्षा की जाए, जैसा कि द हिंदू में किया है अनंत जी ने, तो उनका ये मानना हो सकता है, उनके विचार हो सकते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि कानून का व्यापक उद्देश्य शी जिनपिंग के तहत चीनी विदेश नीति के कई प्रमुख उद्देश्यों पर कानूनी मोहर लगाना है। और यदि व्यक्तियों या संगठनों को उन उद्देश्यों के खिलाफ कार्य करते हुए पाया जाता है तो इसे दंडनीय अपराध बनाना है। आप इसकी सख्ती को देख सकते हैं। और इसी तरह अक्टूबर 2021 में सीमा कानून अपनाया गया था, जिसमें क्षेत्रीय संप्रभुता और भूमि सीमाओं को कमजोर करने वाले किसी भी कार्य के खिलाफ चेतावनी दी गई थी। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से जो चाइना की नीति रही है, विदेश नीति, वो एक तरह से कहीं ना कहीं अनकहा से एक साम्राज्यवादी दृष्टिकोण रहा है। चाहे वो हांगकांग का मसला हो, चाहे अपने अपने भारत के पड़ोस का मामला हो, चाहे वो जो उसका पॉलिसी चली थी कि एक रोड बनाने के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो, उस पर भी सवालिया निशान खड़े हुए। साथ में उसके जीडीआई प्लान, जीएसआई प्लान, इन सारे प्लान जो भी वो लेके आता है कि ये ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए लेके आया हूँ, तो उस पर सवालिया निशान जरूर, उसकी नीयत पर संदेह जरूर किया जाता है कि कहीं ना कहीं इसमें साम्राज्यवादिता की बू आ रही है। तो उसी के तहत ये कानून को, उसके यहाँ विरोध भी होते हैं, तो वो एक लाइन जरूर ऐड कर दिया जाता है कि इस कानूनों का अगर विरोध होगा तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा, क्योंकि कुछ आंतरिक कलह भी वो झेल रहा हुआ देश है। तो इसलिए जो है वो कानून में ये उल्लेख कर देना कि दंडनीय अपराध है, तो कहीं ना कहीं एक आवाज़ को दबाने की बात हो जाती है। इसी तरह अक्टूबर 2021 में सीमा कानून अपनाया गया था, जिसमें क्षेत्रीय संप्रभुता और भूमि सीमाओं को कमजोर करने वाले किसी भी कार्य के खिलाफ चेतावनी दी गई थी। अब देख लेते हैं कि इसका जो है विदेश नीति पर क्या असर होगा।
विदेश नीति पर जो असर है, तो शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीनी विदेश नीति के केंद्रीकरण पर अब कानूनी मुहर लग गई है और इसे चुनौती देना चीनी कानूनों का उल्लंघन माना जा सकता है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि कानून बना के उसके सख्ती से पालन करवाने के लिए प्रावधान कर दिए जाते हैं कि आप जो है किसी भी तरीके से अब उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। चाइना में 2012 के बाद से पास हो रहे जितने भी कानून हैं उन सब की प्रमुखता यही रही है, इसीलिए बड़ा ही सख्त शासन माना जाता है शी जिनपिंग का। और यह कानून विशेष रूप से शी जिनपिंग द्वारा समर्थित कई प्रमुख पहलों का उल्लेख करता है, जैसे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, अभी ऊपर बात करी थी मैंने आपसे, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव GDI और ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव GSI। अब मैंने आपको बताया है कि ये कोई भी चाइना अगर पॉलिसी लेके आता है और उसका नाम देता है कि ये मैं ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए लेके आ रहा हूँ, तो उसमें जो है उसके विस्तारवाद की झलक दिखती है और इसीलिए विश्व में उसका विरोध भी होने लगता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे। तो BRI जब आया था तो BRI जो है कजाकिस्तान की यात्रा पर गए हुए थे शी जिनपिंग महोदय, और उन्होंने जो है 2013 में, तो 2013 में ही उन्होंने सेंट्रल एशिया को जोड़ने का ये प्लान लेके आए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI को। तो भारत ने भी उसका काफ़ी कड़ा विरोध किया था और USA ने भी जो है ब्रिटेन से ये बात चर्चा हुई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो उन्होंने इसके विकल्प को सुझाने के लिए, क्योंकि ब्रिटेन का काफ़ी दखल रहा है एशिया के क्षेत्र में, सेंट्रल एशिया में, तो उन्होंने उससे विकल्प मांगा ब्रिटेन से कि आप BRI का कोई विकल्प हमें उपलब्ध करवाइए, ताकि जो है BRI को लागू होने से पहले, बनने से पहले, या इसमें और भी समझौते हों या फिर और भी देश इन्वॉल्व हों, उससे पहले इसके एक विकल्प के तौर पे हमारे पास कोई रास्ता हो जाए। और BRI को वही जो रेशम मार्ग है उसी का हवाला दे करके शी जिनपिंग महोदय सेंट्रल एशिया को जोड़ने चले, तो उसी का विरोध हुआ काफ़ी। फिर आया ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव GDI। तो GDI में जो है बाकी अपने और भी पड़ोसी, और यहाँ पर भी यही कह सकते हैं कि सेंट्रल एशिया के देशों को कि हम आप अपने साथ साथ आपको भी तरक्की कराएंगे, तो उसी के तहत तो नेपाल तक चाइना का दखल आ चुका है और भारत उसका विरोध भी करता है राजनयिक स्तर पे और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। और पड़ोसी होने के नाते, दोनों का जो है बफर स्टेट होने के नाते ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि चाइना हुआ, भूटान हुआ, अगर यहाँ सॉरी नेपाल हुआ, भूटान हुआ, तो यहाँ तक अगर चाइना का दखल होता है तो उससे भारत को के जो है हितों पे काफ़ी आघात पहुँचेगा। तो यही कारण रहा है कि भारत जब भी इन बफर जो है कंट्री हैं इन तक अगर चाइना की पहुँच होती है, तो वो हर संभव कोशिश ये करता रहा है भारत का कि यहाँ तक उसकी पहुँच ना होने पाए, क्योंकि बफर कंट्री की अवधारणा हमारे जो है सिक्योरिटी के लिए काफ़ी ज़रूरी भी है। तो उसी के तहत तो नेपाल तक पहुँच चुका है। और तीसरा जो विरोध हुआ था काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वो था ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव का GSI। तो ये अविभाज्य सुरक्षा प्लान है, चाइना का तर्क है। और अविभाज्य सुरक्षा प्लान क्या होता है कि कोई भी देश दूसरे देश की कीमत पर अपनी सुरक्षा मजबूत नहीं कर सकता है। अब देखिएगा कि कोई भी देश दूसरों की कीमत पर अपनी सुरक्षा मजबूत नहीं कर सकता है। तो अगर अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, तो ये अविभाज्य सुरक्षा का जो प्लान है वो कहीं ना कहीं जो हम भूटान और नेपाल को के साथ अपने संबंधों को मजबूत करके चलते हैं, तो ये चाइना के लिए एक हारने वाली बात हो जाती है। तो वो उसके लिए ये पॉलिसी जो है इंटरनेशनल लेवल पे लेके आता है कि ये अविभाज्य सुरक्षा का प्लान है, और किसी इसके सदस्य बन जाने के बाद जो है, इसमें शामिल हो जाने के बाद, उस देश के साथ जिससे चाइना का अहित है या जो इससे चाइना की प्रतिद्वंदिता चल रही है, उसको अलग थलग कर देने की रणनीति ही मानी जाएगी एक तरह से। तो इसके तहत जो है इस पर भी विरोध हुआ काफ़ी, और ये भी कहा गया कि ये नाटो का विकल्प है। तो बाकी नाटो संगठन ने और USA ने भी संभवतः इसका विरोध किया था कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये नाटो का विकल्प है। तो इस तरीके की जो है चाइना की रणनीतियाँ रहती हैं, विदेश नीति रहती है हर क्षेत्र में, हर स्तर पे। तो ये तीनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई। और यह फिर से देखते हैं नीचे अगला कि यह कानून चीनी विदेश नीति के केंद्र में, अब कानून की बात कर रहे हैं, जो ये कानून पास हुआ है 1 जुलाई से लागू है, तो यह कानून चीनी विदेश नीति के केंद्र में संप्रभुता और सुरक्षा पर भी जोर देता है। हालांकि कुछ हद तक ये हमेशा से होता आया है। सही बात है कि
संप्रभुता और सुरक्षा के नाम पे जो है सारी नीतियां जो है वो चाइना के राष्ट्रपति के अंदर ही निहित रह जाती हैं और कहा जाए तो उस पार्टी के ही अंदर रह जाती हैं। तो नया कानून चीन में एक व्यापक राजनीति बदलाव के साथ मेल खाता है, जिसके बारे में कई पर्यवेक्षकों का कहना है कि सुधार के युग में पहली बार विकास और खुलेपन पर सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। तो वो तो हमेशा ही दी गई, ऊपर जितने भी अभी आपको मैंने प्लान बताए वो भी सब भी जो है कहीं ना कहीं BRI हुआ या GDI हुआ, GSI हुआ, ये सब वो अपने सुरक्षा से ही जुड़ा रहता है। बस उसको नाम दे दिया जाता है कि नहीं हम डेवलपमेंट करेंगे, हम विश्व का डेवलपमेंट चाहते हैं, विश्व का भला चाहते हैं। और विश्व के भलाई के नाम पे अभी पिछले दिनों 2 साल चाइना की तरफ से क्या मिला है विश्व को, वो किसी के जहन से गया नहीं होगा, कोई भूला भी नहीं होगा। तो सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है, यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है जिसके दीर्घकालिक राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव पड़ने की संभावना है विश्व स्तर पे। और उदारता लेते हैं अब इसके कुछ महत्वपूर्ण सेक्शन की। उदारता कानून कहता है कि चीन को अंतर्राष्ट्रीय कानून या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नियंत्रित करने वाले मौलिक मानदंडों के उल्लंघन में अपनी संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास हितों को खतरे में डालने वाले कारणों के खिलाफ आवश्यकता अनुसार या प्रतिबंधात्मक उपाय करने का अधिकार है। तो यानी कि जो है अपने सबसे पहले तो अपने राष्ट्र के लोगों को, और जिन क्षेत्रों में वो अपना दावा काबिज करता है उन क्षेत्रों के लोगों को अगर वो वहाँ तक पहुँच जाता है तो ये कानून उन पर भी लागू करने की कोशिश करेगा, और अपने देश में तो लागू करेगा ही करेगा, तो कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकता है। दूसरा है कि इस कानून में यह भी कहा गया है कि राज्य यानी कि चाइना विदेशों में चीनी नागरिकों और संगठनों की सुरक्षा और वह अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए कानून के अनुसार आवश्यक उपाय करेगा, और किसी भी खतरे का उल्लंघन के खिलाफ चीन के विदेशी हितों की रक्षा करेगा। तो कहीं ना कहीं जैसे अभी कोरोना के बाद या कोरोना के टाइम पे ही हमने देखा था कि चीनी मूल के लोगों के साथ जो है काफ़ी अभद्रताएं हुई थी। तो एक तरह से जो है एक मैसेज जाता है कि चाइना, चूँकि चाइना उस हर जगह पे है, इसकी USA से होड़ है। तो USA का जो है से रहा एक समय में अभी भी है कि पेट्रोलियम जहाँ वहाँ अमेरिका। तो प्रोडक्टिव चीज़ें जो कि प्रोडक्शन के क्षेत्र में काफ़ी आगे होने की वजह से तो चीनी मूल के लोग उस हर जगह हैं जहाँ पर इनको कुछ भी मटेरियल मिल जाता है। तो इसीलिए उस जगह पर जब इनकी कोरोना के टाइम पे उनको साथ थोड़ी अभद्रता हुई या जो भी रहा, तो भी केस काफ़ी मुद्दे काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक गए। तो उसके लिए भी जो है इस कानून में अपनी नई विदेश नीति कानून जो लेके आया है चाइना, तो उसमें उनकी भी सुरक्षा की गारंटी एक तरह से दी ही गई है कि आप जहाँ भी रहेंगे हम आपके हितों के लिए, जैसे कि ये माना जाता है विश्व में कि अमेरिका और अपने अमेरिकी सिटीजन्स के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं, जैसे इजराइल हुआ, अमेरिका हुआ, तो उसी तरीके से। तो देखते हैं कि चीनी अधिकारियों ने कहा है कि इस कानून का एक उद्देश्य चीन पर लगाए गए पश्चिमी प्रतिबंधों का कानूनी जवाब देना भी था, और ये जून होना चाहिए, माफ़ी चाहता हूँ कि गलत टाइप हो गया है, जो कि प्रतिबंधों का मुकाबला करने के कानून को मजबूत करेगा और अनिवार्य रूप से चीन के भीतर काम करने वाली पश्चिमी कंपनियों के लिए देश में लगाए गए प्रतिबंधों का पालन करना अवैध बना देगा। होता ये है कि जैसे किसी देश ने प्रतिबंध लगाया, तो अब जैसे चाइना पे प्रतिबंध लगाया, अब चाइना में कोई उस देश का कोई स्टोर है तो वो भी उस प्रतिबंध के नियमों का पालन करता है। तो चाइना ने इतनी मोनोपोली करी है कि आप अपने देश के द्वारा थोपे गए हम पे प्रतिबंधों को नहीं लागू कर सकते हैं, क्योंकि आप हमारे देश की सीमा के अंदर काम कर रहे हैं और वो अवैध बना दिया गया है। तो अब आपके देश में कुछ भी प्रतिबंध हम पे लगाए जाते हैं तो हमारे देश में लागू नहीं होते हैं। अगर आप उसको यहाँ लागू करेंगे तो आप अवैध काम कर रहे हैं और उसके लिए आपको सजा हो सकती है, या फिर जो भी कार्रवाई निश्चित की गई है वो कार्रवाई हो सकती है। अगला देखते हैं कि 29 जून को आधिकारिक उस दिल्ली में एक लेख में चीन के शीर्ष राजनयिक हैं वांग यी, जो केंद्रीय विदेश मामलों में आयोग के प्रमुख भी हैं, तो इनका स्टेटमेंट महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने कहा कि कानून का संदर्भ यह है कि चीन अप्रत्याशित कारकों की बढ़ती संख्या का सामना कर रहा है और विदेशी संघर्षों के लिए अपने कानूनी स्रोतों को लगातार खर्च करने की आवश्यकता का सामना करना पड़ रहा है। पूरा पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद में इसका डिटेल में जाएंगे। वांग द्वारा साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के हवाले से कहा गया है कि हमें रोकथाम, हस्तक्षेप, प्रतिबंध और विनाश की
कृतियों के जवाब में अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए विधायी, कानूनी प्रवर्तन, न्यायिक और अन्य माध्यमों से कानूनी उपकरण के रूप में विदेश संबंधी कानून, यानी जो नई ये विदेशी कानून पारित हुआ है, कानून का पूरा उपयोग करना चाहिए। तो असल में ये इनका इशारा इस तरफ है कि जैसे चाइना के खिलाफ बहुत से संगठन जो पहले से इस्टेब्लिश्ड हैं वो, और जो नए बने से क्वाड को ले लेते हैं, तो ये काफ़ी मुखर हैं चाइना के खिलाफ। तो ऑस्ट्रेलिया, जापान और कनाडा, भारत, ये सब मिल करके, तो इस वजह से चाइना को कई क्षेत्रों में इनसे काफ़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, कई प्रतिबंधों को भी थोपा जाता है इन संगठनों के माध्यम से। तो उसके लिहाज में वांग ई ने जो है ये कहा, जो केंद्रीय विदेश मामलों में आयोग के प्रमुख हैं, कि हम इस कानून के माध्यम से उनसे भी निपट सकते हैं। आगे फिर वो कहते हैं कि कानून स्पष्ट रूप से सभी आधिपत्यवाद और सत्ता की राजनीति का विरोध करता है तथा चीन के प्रति किसी भी एकतरफावाद, संरक्षणवाद और धमकाने वाले कृत्यों के खिलाफ है। एकतरफावाद की लगभग पश्चिमी देश और बाकी एशिया के, दक्षिण एशिया के देशों के साथ मिलकर के जो संगठन बनाए जा रहे हैं, और संगठन बना करके चीन के जो नीतियां हैं उनका विरोध किया जा रहा है, तो वो उसके कृत्यों के खिलाफ है ये कानून। ये मोटा माटी यही बात कहना चाह रहे हैं। इसके अलावा कानून का एक अन्य खंड जो है वो, उसके बारे में यहाँ उल्लेख किया है इन्होंने कि चीन के विदेशी ऋण की आलोचना का जवाब प्रतीत होता है वह खंड जो अपने कई साझेदारों के संकट के बीच जांच के दायरे में आ गया है। तो ये इसका जो मतलब है वो मैं यहाँ समझा देता हूँ कि इसे चाइना अपने यहाँ से कुछ देशों को ऋण देता है, और यह इसके चाइना के ऊपर आरोप लगता है कि ऋण देने के बाद वहाँ उस देश के, जिसको चाइना ने ऋण दिया है, उस देश के आंतरिक और बाह्य दोनों तरह की नीतियों को प्रभावित करने का काम चाइना के द्वारा किया जाता है। और ये लगातार आरोप लगा है। और चीन के द्वारा पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कर्ज दिया गया है, 30 अरब डॉलर का कर्ज है, फरवरी 2023 की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूँ। तो चीन पर जो है, पाकिस्तान पर 30 अरब डॉलर के लगभग 30 अरब डॉलर का कर्ज है। और ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान अब अपनी किसी भी विदेश नीति को चाइना के माध्यम से ही लागू करता है। तो बाकी विश्व में इसका विरोध होता है कि आप कर्जा दे करके और उस देश के विदेश नीतियों को प्रभावित करते हो। तो इस नियम में यही कहा गया है। और जैसे पाकिस्तान को दिया, श्रीलंका पे लगभग 7 अरब डॉलर का कर्ज, मालदीव को परेशान किया। जैसे अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में ये आया था कि मालदीव को जो है लगभग 3.1 अरब डॉलर का कर्ज रहा, और उसको जो है चुकाने के लिए काफ़ी दबाव बना। और आप देखेंगे कि कई ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे श्रीलंका को कर्ज दिया, बदले में जो है वहाँ पर अपना नज़दीक ही एक हवाई अड्डे को, सैन्य हवाई अड्डा को बनवाना, और ऐसे पाकिस्तान का जो है कई पॉलिसीज़ को चेंज करवाना। तो ये आरोप लगते रहे हैं। तो उसी आरोप का खंडन किया है इस खंड में कि इसके अलावा कानून का एक अन्य खंड चीन के विदेशी ऋण की आलोचना का जवाब प्रतीत होता है, जो अपने कई साझेदारों के संकट के बीच जांच के दायरे में आ गया है। आप इसको सुन लें, और बाकी इसका पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, और इस वीडियो के पब्लिक होने के बाद मैं लिंक दूंगा, या तो टेलीग्राम का दूंगा, या तो मैं पीडीएफ डायरेक्ट इसी वीडियो के नीचे ये उपलब्ध करवा दूंगा। तो आगे देखते हैं कि नए कानून के अनुच्छेद 19, ये अनुच्छेद 19 जो ये नई विदेश नीति चाइना ने बनाई है, उसमें उसके आर्टिकल की बात हो रही है, भारतीय संविधान के आर्टिकल की बात नहीं हो रही है। तो उस आर्टिकल के 19 के अनुसार सहायता प्रदान करने में बीजिंग ऋण प्राप्त करता देशों, ये करता नहीं करता होगा, मिसप्रिंट हो गया है, ऋण प्राप्त करता, यानी कि जो देश ऋण ले रहे हैं, प्राप्त देशों की संप्रभुता का सम्मान करेगा और उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, या अपनी सहायता के लिए कोई राजनीतिक शर्त नहीं लगाएगा। यही मुख्य 3 आरोप लगते रहे हैं कि एक बार कर्ज देता है चाइना, और देने के बाद उस देश के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करता है, और साथ ही साथ जो है उसके राजनीतिक शर्त भी लगाता है कि आपको किस देश के साथ कौन सा मटेरियल लेना है, कौन सा नहीं लेना है, आप कितनी चीज़ों का प्रोडक्ट का आप मेरे यहाँ से जो है ख़रीदारी करोगे, बाकी चीज़ों का कहाँ से करोगे, किस देश से करोगे, किससे नहीं करोगे। तो ये आरोप हमेशा लगते रहे कि चाइना से कर्जा लेने का मतलब है कि आप उसके अनुसार चलें। जैसे कि भारत में जब पुराने सूदखोर हुआ करते थे, तो वो जो है उनके कर्ज देने के बाद वो बंधुआ मजदूरी तक करवा लेते थे।
तो उसी तरीके से चाइना उस रोल में है कि हम कर्ज देंगे लेकिन तुम्हारी सांस को छोड़ के बाकी तुम्हारी बाकी जितनी दिनचर्या है वो सब कुछ जो है हम निर्धारित करेंगे कि तुम्हें कैसे करना है। तो ये आरोप हमेशा लगते रहे। तो इस विदेशी कानून के अनुच्छेद 19 में ये उल्लेख किया गया है, साफ साफ लिपिबद्ध कर दिया गया है कि अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये कानून है और कानून के तहत धारा में हमने अनुच्छेद में इसको जो है जगह दे दी है। तो इसकी मजबूती बन जाती है। अब देखना है कि इस कानून को कितना पालन करता है चाइना, ये देखने की बात होगी। अब आ जाते हैं एक महत्वपूर्ण जो है सेगमेंट पे कि कानून का भारत के लिए क्या पर्याय है, भारत के लिए इसका क्या अर्थ है, भारत पे इसका कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, और यही हमारे लिए जानना जरूरी है सबसे ज़्यादा। तो देखते हैं कि 2021 में अपनाया गया सीमा कानून, जो इसका 2021 में सीमा कानून की तरह चीनी विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांतों के रूप में सुरक्षा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर जो जोर दिया है। सीमा कानून जब आया था उस समय भी जो है, जैसे ऊपर मैं पढ़ रहा था, आपको बताया भी, आप पीडीएफ में देखेंगे भी, कि जो भी कानून पास होता है उसमें ये 3 बातें तो एकदम बड़े जोर शोर ढंग से रखी जाती हैं: सुरक्षा, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता। तो चाइना की कोई भी कानून पास होगा तो उसमें ये जरूर रखा जाएगा। तो इसी तरीके से सीमा कानून जब 2021 में पास हुआ तो उसमें भी ये बातें कही गई। और चीन की जो विदेश नीति, यानी कि यही नई विदेश नीति की बात हो रही, इसमें भी ये बात बड़े जोर शोर से रखी गई कि हम ऐसा करेंगे। तो आपको याद होगा कि जब 2021 में चाइना ने ये कानून बनाया, सीमा कानून, तो उस कानून के बाद भारत में कितनी बार जो है एलओसी का उल्लंघन हुआ, एलएसी का, वास्तविक नियंत्रण रेखा का कितनी बार उल्लंघन हुआ, भारतीय सैनिकों के साथ झड़प हुई। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो यही 3 बातों को जोड़ दे करके उस समय जो है 2021 में वह सीमा कानून बनाया और इतनी झड़प हुई। तो उसी परिप्रेक्ष्य में भारत के जो नीतिकार हैं वो देख रहे हैं कि जो चाइना की नई विदेश नीति है उसमें भी इन्हीं सिद्धांतों की बात की गई है: सुरक्षा, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता। तो यानी कि भारत चीन संबंधों को सीमा विवाद के केंद्र में वापस लौटाने की ही बात है, और बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब जब उसने इन सिद्धांतों की बात करी तब तब वो सबसे पहले अटैक जो है उसका होता है भारत की तरफ। तो इस विदेश नीति से भी भारत पे ही वापस फिर से जो है वो सीमा विवाद निकलेगा। तो ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है, जो नीतिकार है। आगे है फिर कि भारतीय विशेषज्ञों ने सीमा कानून को अनिवार्य रूप से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की चालों को औपचारिक रूप देने के रूप में देखा है। सही है, अभी इसके बारे में बात होगी, दोबारा इसके बारे में और क्या उल्लेख करें। और अप्रैल 2020 के उल्लंघनों ने द्विपक्षीय संबंधों और सीमा विवाद को सावधानी पूर्वक रोकने के उद्देश्य से जो दशकों पुराने तंत्र थे दोनों को प्रभावित किया है। 2012 शी जिनपिंग के आने से पहले जो है कई ऐसी नीतियां थीं कि सीमा पर ऐसा नहीं है कि कभी जो है विवाद नहीं होता था, लेकिन कुछ एक रास्ते बनाए गए थे जिसकी तरह से विवाद उस तरीके से नहीं होता था, जैसे कि गलवान घाटी में हो गया, पुलवामा में हो गया, पुलवामा कह रहा हूँ, गलवान घाटी में हुआ। और वो तो बहुत ही विभत्स था कि इस तरीके से हम विश्वास में गए और उसकी तरफ से धोखा आया। तो वो तंत्र पूरी तरह से विफल हो गया। तो ये दोनों कानूनों का भारत के नीतिकार यही मान के चल रहे हैं कि जैसे सीमा कानून आया तो उस समय भी सबसे ज़्यादा उग्र रूप देखने को मिला था एलएसी पे चाइना का, और अब ये नया कानून आया तो ये भी जो है कहीं ना कहीं ये कानून क्षेत्रीय विवादों से भी मेल खाते हैं, जिन्हें बीजिंग द्वारा 2 पक्षों द्वारा बातचीत किए जाने वाले मुद्दों के बजाय राष्ट्रीय संप्रभुता के मामले के रूप में तैयार किया गया है, जिससे कि जो समाधान का दायरा कम हो जाता है। समाधान का दायरा कम हो जाता है यानी कि जो है एक रास्ता कि हाँ हम समझौतावादी रास्ते पे चलेंगे और सीमा विवाद का बातचीत से निकाल लेंगे मौका। लेकिन जब आप अपने कानून में ही सुरक्षा, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता की बात करोगे और आपका क्षेत्रीय अखंडता आप अपने आसपास के सभी देशों को बताते हो कि ये हमारा पुराना क्षेत्र है, तो जापान भी परेशान, हिंदुस्तान भी परेशान, रशिया तक भी परेशान कि आप बताते हो कि हमारा जो है क्षेत्र यहाँ तक फैला हुआ है, ताइवान परेशान। तो आपकी नज़र में आपके क्षेत्र का विस्तार और होना चाहिए। आप तो कहीं ना कहीं विस्तारवादी नीति को पालन करते हैं, तो आप क्षेत्रीय अखंडता की बात अपने कानून में करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप अपने क्षेत्र को असीमित नहीं रखे हुए हैं या फिर आप संतुष्ट नहीं हैं अपने क्षेत्र से। तो वो सीधा आप कहाँ आएंगे क्षेत्रीय अखंडता का दावा देते हुए? सीमाओं की तरफ, और भारत के साथ विवाद को बढ़ावा देंगे। ये नीतिकारों की तरफ से ये एक ओपिनियन हो सकता है।
आगे फिर देखते हैं कि नए कानून के अनुच्छेद 6 में, यानी कि चाइना की विदेश नीति के अनुच्छेद 6 में, भारत के संविधान का मत समझिएगा। तो नए कानून के अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय विनिमय और सहयोग के दौरान सभी राज्य संस्थानों, सशस्त्र बलों, राजनीतिक दलों, लोगों के संगठनों, उद्यमों, सार्वजनिक संस्थानों, अन्य सामाजिक संगठनों और नागरिकों पर चीन की संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा, गरिमा, सम्मान और हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी और दायित्व है। यानी कि कोई भी नहीं बचा चाइना के सीमा के अंदर जिसके ऊपर सुरक्षा, संप्रभुता, गरिमा, सम्मान जैसे भारी भरकम शब्दों का, सिद्धांतों का थोपा न गया कि आप इसके दायरे में आते ही आते हैं। तो अब इस तरीके से नागरिकों को भी घसीट लिया गया इस कानून में कि अब हम जहाँ चलेंगे आप हमारे साथ चलोगे। तो विरोध का स्वर दूसरी बार इस कानून में, पहले आप ऊपर देख ही चुके हैं, अब यहाँ भी देख लीजिए कि 6 में सीधा सीधा वहाँ के जो सरकार के नीतियों के खिलाफ भी खड़े वहाँ होने वाले होंगे तो उनकी भी आवाज़ को दबाने की बात कर दी गई। आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 31, ये चाइना की विदेश नीति का अनुच्छेद 31, विवादों को सुलझाने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर करने पर संभावित प्रभाव डाल सकता है। बिल्कुल डालेगा, देखते हैं कैसे। क्योंकि यह घोषणा करता है कि संधियों और समझौतों का कार्यान्वयन राज्य की संप्रभुता, सार्वजनिक हित और राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर नहीं करेगा। अब देखिए, ये अनुच्छेद 31 क्या मैसेज देता है, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में भी समझना जरूरी है। चाइना की विदेश नीति का आर्टिकल 31 क्या कहता है कि ऐसा कोई संधि समझौता नहीं करेंगे जो राज्य की संप्रभुता, सार्वजनिक हित और राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर नहीं करेगा। एक मिनट, फिर से इसको पढ़ते हैं। विवादों को सुलझाने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर करने पर संभावित प्रभाव डाल सकता है क्योंकि यह घोषणा करता है कि संधियों समझौतों का कार्यान्वयन राज्य की संप्रभुता, सार्वजनिक राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर नहीं करेगा। हाँ, तो अब वो ऐसा कोई समझौता नहीं करेगा। यहाँ पर ये आखिरी का थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है कि वो ऐसा कोई समझौता नहीं करेगा जिससे क्या हो कि जिससे उस समझौते के द्वारा उसके राज्य की संप्रभुता, सार्वजनिक हित और राष्ट्रीय सुरक्षा कमजोर हो जाए। तो समझौते का जो है पहलू आता कहाँ है, क्योंकि अब आपके सबसे ज़्यादा सीमा विवाद हैं और आप व्यापारिक क्षेत्र में भी अप्रत्यक्ष रूप से बाकी विकसित देशों के साथ आप एक तरह से एक आर्थिक युद्ध में लगे हुए पड़े हैं, इकोनॉमी वार चल रही है आपकी। तो अब आप समझौता नहीं करेंगे तो सबसे पहले भारत के परिप्रेक्ष्य में हम इसको देखना पसंद करेंगे। तो अब जो है एलएसी का समाधान निकलेगा कैसे? क्यों? क्योंकि आप अपने क्षेत्र का विस्तार काफ़ी आगे तक मानते हो। आपके मानने से हम उसको देने वाले नहीं है, लेकिन आप मानते हो। तो मानते हो तो फिर आप समझौता भी नहीं करोगे, आप बातचीत भी नहीं करोगे और उस पर भारी भरकम जो है सिद्धांतों को थोप दिया कि राज्य की संप्रभुता, सार्वजनिक हित और राष्ट्रीय सुरक्षा, तो फिर समझौता तो हो ही नहीं सकता। आपने तो एक तरह से अप्रत्यक्ष मैसेज दे दिया कि हम कोई समझौता नहीं करने वाले, हम स्वयंभू हो चुके हैं। तो ये है इसका प्रभाव। आगे देखते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जो है चाइना की विदेश नीति का अनुच्छेद, से क्लियर कर दूं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 नहीं, चाइना के विदेश नीति का अनुच्छेद 17 क्या कहता है? कहता है कि विदेशी संबंधों के संचालन का मुख्य उद्देश्य चीनी विशेषताओं के साथ समाजवाद की अपनी प्रणाली को बनाए रखना, अपनी संप्रभुता, एकीकरण और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना और अपने आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। अब विदेशी संबंध में भी इनके जो संचालित होंगे वो क्या होंगे? वो इन्हीं 3-4 सिद्धांतों के आधार पर होंगे। अब वो सिद्धांत अगर ऊपर इन्होंने कहा कि हम किसी को कर्ज देंगे तो उसकी जो है हम पॉलिसी को चेंज नहीं करने जा रहे हैं। नीचे आप देख रहे हैं कि अनुच्छेद 17 में वो क्या कह रहे हैं, चाइना क्या कह रहा है कि हम जो है जो हमारे विदेशी संबंधों का संचालन है वो अपने आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए है। तो अब आप इसको समझिएगा कि अभी आपने कहा कि उसकी नीतियों को तो हम नहीं किसी तरह से हस्तक्षेप करेंगे, लेकिन जो अभी तक आपके ऊपर आरोप लगे हैं, तो ऊपर के खंड में, ऊपर की अनुच्छेद में आपने ये नहीं कहा कि वहाँ की आर्थिक नीतियों को भी हम प्रभावित नहीं करेंगे, क्योंकि आप पे तो आरोप ये भी लगे हैं कि आप कर्जा भी देते हो और साथ ही साथ आप एक शर्त भी लगाते हो कि अब आपकी जो है खरीदारी में हमारा इतना होना चाहिए सामान।
कि अगर आप 100 रुपए की चीज़ खरीद के ला रहे हो तो 40 रुपए का सामान हमसे भी खरीदना, तब हम कर्जा देंगे। तो इस तरीके से तो आपका तो आर्थिक सामाजिक विकास बढ़ेगा, यानी अब कोई भी डील होगी तो उसमें आप ही के विकास की बात होगी, सामने वाले के विकास की बात के बारे में बाद में सोचा जाएगा। आगे देखते हैं, कानून यह भी कहता है कि चीन साथ ही ऐसा भी करेगा कि अपने पड़ोसी देशों के साथ मित्रता, ईमानदारी, पारस्परिक लाभ और समावेशिता के सिद्धांत और अपने पड़ोसियों के साथ मित्रता और साझेदारी बढ़ाने की नीति के अनुसार संबंध बढ़ाएगा। अंत में ये एक बात जो है बस की गई कि ऐसा करेगा। ऊपर के जो भी अनुच्छेद हैं, अगर उनके और डिटेल में जाएंगे तो देखेंगे कि वो कहीं भी इन बातों का उल्लेख नहीं है और इन बातों को मानने की बात भी नहीं है। आगे देखते हैं, कानून में एक अन्य धारा की समीक्षा की जाए तो जो विशेष रूप से चीन के भीतर काम करने वाली भारतीय और अन्य विदेशी कंपनियों से संबंधित है। वो कौन सा है? वो अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 8 है। अनुच्छेद 8 क्या कहता है चाइना की विदेश नीति का, कि जो घोषित करता है कि कोई भी संगठन या व्यक्ति जो इस कानून और अन्य कानूनों का उल्लंघन करके चीन के राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक कार्य करता है तथा अंतर्राष्ट्रीय विनिमय में संलग्न है, को कानून के तहत जवाबदेह ठहराया जाएगा। अब कोई भी भारतीय कंपनी अगर चाइना में काम कर रही है और इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, या फिर जैसे यूएसए की कोई कंपनी ले लें, इंडिया की ले लें, अगर आपके दो देशों के बीच में विवाद होता है और उस कंपनी से ये कहा जाता है कि आप इस तरीके से उन पर प्रतिबंध आरोपित करें, तो सबसे ऊपर ही इन्होंने कह दिया कि प्रतिबंधों का पालन हमारे देश की सीमा के अंदर नहीं होगा। तो अब जो कंपनियां चाइना में जा रही हैं तो उनकी राष्ट्रीयता के जो है विवाद में भी वो फंसेंगे। क्यों? क्योंकि आपके कानून के मुताबिक वहां जाने के बाद आप अपने देश के लिए, देश के पक्ष में नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अनुच्छेद 8 में घोषित कर दिया है कि अन्य कानूनों, किसी भी कानून और अन्य कानूनों का उल्लंघन करने पर आप जो है जवाबदेह ठहराए जाएंगे। जवाबदेह ठहराना बड़ी बात हो गई कि आपने क्यों किया। आपके प्रोडक्शन पे भी फर्क पड़ सकता है, आपके जो है विनिमय पे भी फर्क पड़ सकता है। तो एक तरह से एक डर के माहौल में भी विदेशी कंपनियां, आप जगह तो दे रहे हैं कि आप हमारे यहाँ बिजनेस करें, लेकिन उस जगह के बावजूद आप डरा भी रहे हैं। इसका तो यही पर्याय निकलता है। आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 33 क्या कहता है। अनुच्छेद के बाद अनुच्छेद 33 यानी चाइना की विदेश नीति का अनुच्छेद 33 क्या कहता है कि सरकार को अपनी संप्रभुता, राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास हितों को खतरे में डालने वाले कृतियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक उपाय करने, आवश्यकता अनुसार कदम उठाने का अधिकार है। अब अगर कोई भी कंपनी हुआ, वो अगर अच्छा प्रोडक्शन दे रही है, भारत को भी उससे लाभ हो रहा है, भारत की भी जो है जीडीपी में उसका योगदान हो रहा है, तो अब जो है उस कंपनी को राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास हितों के नाम पे आप कभी भी चाहोगे तो आप उसको दबा सकते हो। इसके अलावा और भी अगर उदाहरण लिए जाएं कि अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास हित को खतरे में डालने वाले कृतियों के खिलाफ, तो आप जो है सीमा के अगर मुद्दे पे बात की जाए तो आप सीमा का समाधान खोजने तो नहीं निकले हो। आपकी विदेश नीति से तो यही परिलक्षित होता है कि आप कहीं भी किसी भी प्रकार के विवादों के समाधान की बातें आपने नहीं करी अपनी इस विदेश नीति में, जो विदेश नीति कानून है उसमें। तो ये है इसका रूप, और चीन के राष्ट्रीय हितों के लिए क्या हानिकारक माना जाता है यह स्पष्ट नहीं है। मतलब इन पूरे आर्टिकल्स जो बन गए, विदेश नीति कानून बना है, उस कानून में कहीं पर भी ये उल्लेख नहीं है कि आप हानिकारक 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 शब्द का बार बार प्रयोग किया। तो अब उस हानिकारक के बारे में कोई विस्तार पूर्वक बात नहीं की गई कि कौन से कृत्य आखिर हानिकारक माने जाएंगे, कौन से कृत्य। अब अगर कोई कंपनी है, उसने 15 अगस्त के दिन जो है या 26 जनवरी को उसका अपने कंपनी के ऊपर अपने देश का झंडा लगा दिया, कोई अमेरिका की कंपनी है, झंडा लगा दिया, तो अब अधिकारियों को इसे कैसे लागू किया जाए वो उसके लिए व्यापक रूप से स्वतंत्र है। अब उसकी नज़र टेढ़ी हो जाए तो फिर वो तो विवाद ही खड़ा करेगा। तो ये मतलब बड़ा ही एक तरफा कानून बनाया, विदेश से संबंधित था तो विदेशी बाकी अन्य देशों के लिए भी कुछ जगह छोड़नी चाहिए थी, लेकिन कट्टरता और विस्तारवादी नीति की झलक इस कानून में साफ साफ दिखी है। तो ये था आज का हिंदू का आर्टिकल, और अगर आप लोगों को पसंद आए तो इस तरीके के और भी वीडियो आप लोगों को दिए जाएंगे, और इसका पीडीएफ मैं उपलब्ध करा दूंगा आप लोगों को।
और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि लाइव आकर के आपके लिए वीडियो बनाया जा सके। तो थोड़ा-सा ये टेक्निकल इश्यू जो आते हैं या एरर आते हैं, वो सब नहीं आएँगे और आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो बाकी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।